नमस्कार, मैं हूं नीलेश कुमार और आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। गरीबों के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकारें पानी की तरह पैसा बहा रही हैं, लेकिन गरीबों के हालात अच्छे होने की बजाय बद से बदतर होते जा रहे हैं। आपको दिखाएंगे छपरा के गरीबों की कहानी और उनकी गरीबी के कारणों का करेंगे डीएनए टेस्ट। गरीबी और गरीब के अलावा बिहार सरकार की एक बड़ी चुनौती का भी करेंगे डीएनए टेस्ट। साथ ही रांची में सामने आए लव जिहाद मामले में जुड़ी कुछ अहम पहलुओं को भी करेंगे चर्चा। और अब शुरू करते हैं आज की अहम खबरों का डीएनए टेस्ट। नेशनल लेवल की शूटर तारा शाहदेव के पति रणजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन को आज और 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। पुलिस का मानना है कि इस दौरान वो उससे और कई राज उगलवा सकेगी। वहीं कोहली ने खुद को बेगुनाह भी बताया। एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं। रंजीत उर्फ रकीबुल की रिमांड बढ़ी। 3 दिन अभी और रहेगा रिमांड पर। पुलिस ने कोर्ट से की थी रिमांड बढ़ाने की मांग। पुलिस को उम्मीद जांच में खुलेंगे और कई राज। शूटर तारा शाहदेव मामले में आरोपी रंजीत उर्फ रकीबुल को अभी और 3 दिन पुलिस कस्टडी में रहना होगा। सीजेएम कोर्ट ने कोहली को बुधवार तक पुलिस कस्टडी में रखने की इजाजत दे दी। इन 3 दिनों में पुलिस रंजीत उर्फ रकीबुल से तारा शाहदेव मामले में और पूछताछ करेगी। पहले की 3 दिनों की रिमांड में कोहली से पूछताछ के दौरान पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली हैं। आइए एक नजर डाल लेते हैं उन जानकारियों पर। अदालती मामलों से जुड़ी डील करवाता था रकीबुल। बिहार झारखंड के कई जज थे उसके संपर्क में। कई राज्यों के जजों से थे रंजीत के कनेक्शन। रंजीत के घर से कोर्ट से जुड़ी 22 फाइलें बरामद। 10 लाख में कराया था एक मंत्री का काम। हवाला कारोबार से जुड़े होने का है शक। ट्रांसफर पोस्टिंग में शामिल होने का भी शक। ये कुछ अहम जानकारियां हैं जिसके जरिए पुलिस रंजीत के राज की तह तक पहुंच सकती है। लेकिन इस बीच रंजीत उर्फ रकीबुल ने खुद को बेगुनाह बताया है। चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला, मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हूँ। बिल्कुल। क्या काम करते थे आप? मेरे सारी जीवनी मैंने पुलिस को बता दी है। जो मैं करता था सारा इतिहास उनको पता है। अगर तारा जो कहती है वो तो सरकार है ना, अभी वो कहती है कि कोहली जी मुसलमान होकर के तो वो झारखंड बंद करा दे रही है। तारा कहती है कि ये जज शामिल है तो जज सस्पेंड हो जाते हैं। वो उन्हीं से पूछिए, शायद उनके घर पे रखा हो। एक बात बताइए, आप लोगों को और कोई न्यूज़ नहीं है? सच बताइए, और कोई न्यूज़ आपके पास नहीं है जो पीछे पड़े हुए यार इंसान के? सेंट्रल से सीबीआई आ रही है और सीबीआई जांच में ये बात सामने आई कि कैसे मीडिया को क्रिएट करके ये सब किया गया है, तो फिर आप लोग खुद ही समझिएगा, क्योंकि सच हमेशा जीतता है। रंजीत उर्फ रकीबुल की न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका कनेक्शन की बात सामने आने के बाद ये मामला और पेचीदा हो गया है। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, रांची। रंजीत उर्फ रकीबुल मामला, इस मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नई बातें सामने आ रही हैं। मामला ये भी सामने आ रहा है, जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हिसाब से, उसके हिसाब से जानकारी के मुताबिक झारखंड की स्थिति ये कहती है कि हाईकोर्ट के निलंबित रजिस्ट्रार विजिलेंस मोहम्मद मुश्ताक अहमद उसके गॉडफादर हैं। उन्होंने ही उसकी पहचान कई जजों से करवाई। राज्य के पर्यटन मंत्री सुरेश पासवान भी केस मैनेज करवाने के लिए ही कोहली के संपर्क में आए थे। उनका कोई नजदीकी मर्डर केस में फंसा हुआ था। यह मामला देवघर के सेशन जज पंकज श्रीवास्तव की अदालत में था। कोहली ने पूछताछ में स्वीकार किया कि लगभग 10 लाख रुपए में पासवान का काम था। समझ सकते हैं, मंत्रियों तक के लिए मजबूरी थी कि वो कोहली के दरवाजे पर जाए। कोहली के कबूलनामे के बाद साफ है कि झारखंड में न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े मामलों को मैनेज करने के लिए एक पूरा गिरोह काम कर रहा है। और उस गिरोह में मोहम्मद मुश्ताक अहमद, जज पंकज श्रीवास्तव, शेरघाटी के सेशन जज राजेश प्रसाद, देखिए कितने बड़े बड़े नाम हैं। देवघर की एक और जज, सोनभद्र के एक जज, चतरा के एक पूर्व जज और भी कई लोग शामिल हैं। और ये तमाम शब्द जो मैं आपके सामने पढ़ रहा था, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रकीबुल का ये जाल किस कदर सिस्टम को अंदर ही अंदर खोखला कम से कम बनाने में सक्षम था।
इतने सारे जज आखिर रणजीत के सामने नतमस्तक क्यों थे? उसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि वो कोहली वो नहीं है जो वो दिखाई देता है, बल्कि ये पावरफुल है, इतना पावरफुल कि झारखंड की जुडिशियरी से लेकर मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री से लेकर ब्यूरोक्रेसी तक के बड़े बड़े सूरमा कह सकते हैं आप, इसके दर पर सर टिकाते हैं, सर पटकते रहे। तब जब इसकी शादी हुई तो इसकी चाहत पर जबरन निकाह की रस्म हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने पूरी कराई। केस दर्ज हुआ तो एक जज ने इसकी मां को अपनी गाड़ी से भगाया और रविवार को जब इसके घर पर छापा पड़ा तो रांची कोर्ट से 22 अहम फाइल मिले। आप समझ सकते हैं इस बात को। उन फाइलों के साथ इसके घर से 15 मोबाइल और 36 सिम कार्ड मिले। अब आमतौर पर ऐसे आरोपियों के सीबीआई जांच के नाम से पसीने छूटने लगते हैं और कई मर्तबा रणजीत कोहली से भी छोटे गुनाहों के आरोपी सीबीआई का सामना करने के डर से ही पुलिस के सामने अपने सारे गुनाह को कबूल कर देते हैं। दूसरे केसेस में भी आपने ऐसा देखा होगा। फिर क्या वजह है कि राष्ट्रीय स्तर के एक निशानेबाज को उसने अपने जाल में फंसाने, झांसा देकर उससे शादी करने और शादी के बाद इस हिंदू लड़की से इस्लाम के हिसाब से निकाह करने और धर्म परिवर्तन के लिए इसके साथ दरिंदों जैसा सलूक करने की उसने कोशिश की। और इन सब के बीच क्या उसे कहीं भी इस बात का डर नहीं कि सीबीआई जांच उस पर कभी हो सकती थी? और अगर सीबीआई जांच हो सकती थी तो क्या रणजीत ऐसा चाहता है कि सीबीआई की जांच हो? ये सवाल अपने आप अपनी जगह पर बने हो। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद एक और भी अहम खबर। अब बिहार की बात करते हैं। 29 अगस्त को मांझी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए। अपने 100 दिन के कार्यकाल के दौरान मांझी एक के बाद एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स, विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहे। सरकार के काम के लेखा जोखा को देखा जाए तो उसके पास गिनाने के लिए उपलब्धियां कम, नाकामियां ज्यादा हैं। क्योंकि वित्तीय वर्ष 2014-2015 के पहले 4 महीने में मांझी सरकार महज 14.70% राशि खर्च कर पाई। उसके सामने अगले 8 महीने में 85% राशि खर्च करने की चुनौती है। मांझी सरकार के पास 5 ऐसे विभाग हैं जिन्होंने अभी तक बजट का एक भी रुपया खर्च नहीं किया। एक नजर डाल लेते हैं कि कौन कौन से विभाग हैं जिसमें पैसे खर्च ही नहीं हुए। पहली स्थिति है खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, दूसरा विभाग उद्योग विभाग, उसके बाद गन्ना उद्योग, चौथे नंबर पर वाणिज्य कर, उसके बाद खान विभाग। अब ये तमाम वो विभाग हैं जो आप समझ सकते हैं जिनका सरोकार जनता से सीधे तौर पर होता है। अगर उद्योग विभाग के पैसे खर्च नहीं होंगे तो राज्य का औद्योगिक विकास कैसे होगा? ये बड़ा सवाल अपने आप में अपनी जगह बना हुआ है। और इसके बाद अगर विकास के दावे होंगे तो कैसे दावे होंगे? वाणिज्य कर विभाग में पैसे खर्च नहीं होंगे तो कैसे आप टैक्स डिपार्टमेंट को सुदृढ़ बनाने की कोशिश करेंगे? खान विभाग की तो चर्चा ही कहीं नहीं हो रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी लोगों को पता नहीं होगा कि खान विभाग जैसे कोई विभाग भी है हमारे यहाँ पर, और अगर है तो पैसे खर्च क्यों नहीं हो पा रहे हैं? पैसा भी है फिर खर्च ना हो, ये तो अपराध है। खाद्य सुरक्षा और औद्योगिक विकास के महत्व और खर्च को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकार विकास कार्यों को लेकर कितनी सजग है, कितनी गंभीर है। अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बजट की राशि क्यों कम खर्च हुई, और इस मुद्दे पर वित्त मंत्री विजेंद्र यादव से खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता आनंद अमृतराज ने, और उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र यादव जी। सर, बिहार में ऐसे कई सारे विभाग हैं जिसकी योजना राशि अब तक खर्च नहीं हो पाई। देखिए, कुछ खबरें जो आ रही है, जैसे मान लीजिए ये आपको कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट है, या आपको कार्मिक विभाग है, या आपको कुछ ऐसे विभाग हैं जिसको कोई जनहित की योजना से अपना एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा या कोई भवन निर्माण करना है तो उसके फिगर कम है। जहाँ तक जो सड़क विभाग है या बिजली विभाग है या योजना विभाग है, इसमें तो राशि उपयुक्त ढंग से खर्च हो रही है। लेकिन चुनाव के चलते 15 नवंबर तक तो आचार संहिता, 15 मई तक आचार संहिता थी, फिर बीच में बजट सत्र चलने लगा, तो इन सब के कारणों से फिर आगे या बाढ़ वगैरह का समय, जून का समय, तब हर हालत में बिहार का कंटिन्यूस प्रोसेस देखिएगा कि नवंबर से लेके और मार्च, अप्रैल, मई, जून तक के ही काम होते हैं, पैसे खर्च होते हैं। लेकिन सर बहुत सारे भारत सरकार के साथ योजना का आकार का भी अभी तक कोई डिस्कशन नहीं हो पाया, वो भी एक कठिनाइयाँ हैं।
सर लेकिन बहुत सारे ऐसे विभाग है जिसमें राशि खर्च तो की गई लेकिन परसेंटेज बहुत कम है, 10% 20%। अब जब सभी विभाग का अलग अलग वर्किंग कल्चर है ना, जैसा मैंने जिक्र किया, साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट है, या कार्मिक विभाग है, या गृह विभाग है, सिर्फ केवल खरीदनी है अपरेटस वगैरह, तो वो तो देर से भी टेंडर ऑर्डर होता है, वक्त लगता है। लेकिन सड़क विभाग है, बिजली विभाग है, जो सार्वजनिक पर काम करने वाला विभाग है, उसमें राशि की खर्चा ठीक सर बहुत बार ऐसा देखा गया कि जब विभाग पैसा नहीं खर्च कर पाता है तो केंद्र सरकार के मंत्री आते हैं और आरोप लगाते हैं कि बिहार सरकार तो पैसा ही नहीं खर्च पाती है। अनावश्यक आरोप है, कोई मतलब नहीं। पैसे खर्च होते हैं, नहीं होते हैं तो अगले वित्तीय वर्ष में स्पिल ओवर करता है। एक आखिरी सवाल है, जिस विभाग में पैसा नहीं खर्च किया गया जितना होना चाहिए था, तो उसके लिए वित्त विभाग क्या कुछ कर रही है और कैसे विभाग? वो 3 महीने पर मॉनिटरिंग होती है वित्त विभाग के द्वारा, कहाँ प्लान नॉन प्लान की राशि खर्च हुई, कहाँ नहीं हुई। दिसंबर के तक अगर खर्च नहीं होता तो दूसरे विभाग में जहाँ खर्च की आवश्यकता होती है वहाँ दे दीजिएगा। तो ये थे हमारे साथ बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र यादव जी। कैमरामैन राजेश के साथ आनंद मिता, जी मीडिया, पटना। तो पैसे खर्च नहीं हुए। अब पैसे खर्च नहीं होने पर मंत्री जी की जो सफाई थी वो तो आपने सुन ली, लेकिन आपको बताना यह बेहद जरूरी है कि और कौन कौन से विभाग हैं जहां पर पैसे खर्च नहीं हुए, और महत्वपूर्ण विभाग जहां पर पैसे खर्च नहीं होने से सवाल अपनी जगह पर बरकरार भी हैं कि आखिर इन विभागों में पैसे खर्च नहीं होंगे तो कैसे राज्य का कामकाज चलेगा, कैसे चलेगा, ये सवाल अपनी जगह पर। और आपसे भी ये सवाल है कि कैसे चलेगा। सामाजिक प्रक्षेत्र में 808 करोड़ की योजना बजट वाला स्वास्थ्य विभाग 0.06% पर सिमटा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, थोड़ा आप बोर हो सकते हैं लेकिन बहुत जरूरी है। 400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्लान है। इसके अलावा 1400 करोड़ का योजना बजट वाला पिछड़ा और अति पिछड़ा, और ये शब्द बार बार आप नेताओं के बयान में सुनते होंगे, पिछड़ा और अति पिछड़ा वाला जो बजट है उनका, उसमें से खर्च हुआ है 7.95%। 6097 करोड़ की योजना बजट वाला शिक्षा विभाग 10.92% ही खर्च कर पाया। 10% पैसों की खर्च हुई है, जबकि शिक्षा विभाग के लिए अतिरिक्त जो बजट है वो 1000 करोड़ है, यानी 1000 करोड़ की अलग से व्यवस्था की गई है। हालांकि इन सब के बीच समाज कल्याण, भवन निर्माण, पथ निर्माण जैसे कुछ बड़े बजट वाले विभागों ने सरकार की थोड़ी इज्जत बचा भी ली है। बजट की राशि क्यों कम खर्च हो पाए, इसके पीछे सरकार का तर्क है कि लोकसभा चुनाव, बारिश और बजट सत्र के कारण काम कम हुए। साथ ही सरकार यह भी कह रही है कि नवंबर से लेकर मार्च तक तेजी से काम होगा। लेकिन सवाल यह है कि सरकार के तर्क में दम है भी तो वो इनके आड़ में अपनी खामियों को क्यों छुपाना चाहती है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह कि सरकार के पास अगर पैसे हैं और शिक्षा जैसे विभाग में केवल 10% ही राशि खर्च हो पाती है, तो बिना शिक्षित समाज के आप शिक्षित राज्य या राज्य की तरक्की की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे, हाजिर होते हैं। ताराशाह मामले में देवघर जज के बॉडीगार्ड अजय कुमार निलंबित हुए हैं। इस वक्त की अहम खबर, झारखंड के 3 डीएसपी को भेजा गया है समन। तोरपा डीएसपी अनुदीप सिंह, देवघर डीएसपी अनिमेश नथवानी और गढ़वा डीएसपी सुरजीत सिंह को समन भेजा गया। रांची पुलिस ने समन भेजा है। सनी जुड़ा इस खबर पर और भी जानकारी के साथ। सनी, क्या लेटेस्ट अपडेट है, बताइए क्यों भेजा गया समन? देखिए, समन तो चूंकि इन डीएसपी जो नाम आ रहा है ये शुरू से लगातार नाम आ रहा था और ये रंजीत माने जाते रहे थे। सुरजीत सिंह जो गढ़वा के डीएसपी हैं, ये सुरजीत रंजीत के लंगोटिया यार बताए जा रहे हैं। कई बार रंजीत ने खुद इनका नाम लिया है। रंजीत के दोस्त रोहित सामने आए थे, उन्होंने भी बताया कि सुरजीत सिंह से इनकी काफी पहचान, इन्हीं के बल पर बैच के जितने भी डीएसपी थे उनसे जीत की जान पहचान थी। लगातार वो संपर्क बनाए हुए था। उन तमाम अवैध कामों को डीएसपी के जरिए से वो करता था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आसान इस जानकारी के लिए। तो झारखंड के 3 डीएसपी को समन जारी किया गया ताराशाह मामले में। अब कार्रवाई की जद में देवघर जज के बॉडीगार्ड भी, उनको निलंबित किया गया। तो ये तो कुछ छोटे नाम है आप कह सकते हैं इस पूरे मसले में जो आगे आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, यकीन करिए आने वाले दिनों में और भी बड़े नाम इसमें सामने आ सकते हैं। फिलहाल आज का डीएनए देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए जी पुरवैया।